नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित इससे पहले हमारी 2 वीडियो इसी टॉपिक पर मध्य प्रदेश से संबंधित 2 वीडियो हमारी आ चुकी हैं और ये मध्य प्रदेश की श्रृंखला का मध्य प्रदेश की जो भूगोल है, मध्य प्रदेश में जो भौगोलिक दशाएं हैं, उससे संबंधित हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं और यह उस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की भूगोल कि मध्य प्रदेश को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, मध्य प्रदेश को किस प्रकार से बांटा गया है। जिस प्रकार से भारत को बांटा गया है कि जम्मू कश्मीर को अलग जलवायु कर दिया गया है, जो छोटा नागपुर का एरिया अलग कर दिया, दक्षिण भारत का एरिया अलग कर दिया गया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का एरिया भी बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, बहुत बटा हुआ एरिया है। तो इस संबंध में हमारे चूंकि 2 वीडियो आ चुके हैं, उन 2 वीडियो में हम क्या चर्चा कर चुके हैं उसकी हम छोटी सी समरी की चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाली है उसके संबंध में हम आगे बात इसी वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले हम बता दें कि इस वीडियो से पहले हमारे जो 2 वीडियो आए थे उन वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग था उसे हम मध्य उच्च भूमि कहा गया था। जो दूसरा भाग था उसे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहते थे। जो तीसरा भाग है उसे पूर्वी भाग या पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। चूंकि इससे पहले वाली 2 वीडियो में हम जो मध्य भारत का पठार मध्य उच्च भूमि है उसको भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला विंध्य श्रेणी, मध्य भारत, बुंदेलखंड, मालवा, नर्मदा सोन घाटी। इसमें हम विंध्य श्रेणी बुंदेलखंड और मालवा के पठार पर हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु इस वीडियो में हमारी चर्चा का प्रमुख सार होगा जो मध्य भारत का पठार के बारे में कि मध्य भारत का पठार कौन है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं। तो आइए और उसके पश्चात मध्य भारत के पठार के पश्चात हम नर्मदा सोन घाटी से संबंधित चर्चा की जाएगी। और क्योंकि मध्य भारत का पठार बहुत ही बहुत ही विविधता वाला क्षेत्र है, इसलिए हम मध्य भारत के पठार की चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम आपको मध्य भारत के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं उनसे आपका परिचय करवाने के लिए मानचित्र के सहारे आपको परिचय करवा देते हैं। तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जो नीमच जिला है और मंदसौर का कुछ भाग आप देख सकते हैं, इस मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना इत्यादि जिले मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है। क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई अधिक है, परंतु इसका ढाल ऐसा है, इस ओर ढाल है, ऊपर की ओर ढाल है। क्योंकि जब चंबल ढाल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, चूंकि ऊंचा क्षेत्र है परंतु ढाल उत्तर प्रदेश की ओर है। जब चंबल नदी यहाँ से इंदौर से निकलकर आगे बढ़ती है तो यह इस ओर आगे बढ़ती है, इस ओर बढ़ती है, नीचे की ओर नहीं जाती है। तो इस प्रकार से इसका ढाल उत्तर प्रदेश की ओर है। इसलिए चंबल नदी इस ओर से बहती हुई यमुना नदी मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है और यमुना बाद में आगे चलकर गंगा नदी मिल जाती है। तो मध्य भारत का पठार है, क्योंकि जो मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो हम जिलों की चर्चा की, नीमच, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर इत्यादि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो मध्य भारत का पठार है उसकी जलवायु किस प्रकार से, उसके अंतर्गत मौसम कैसा रहता है। तो हम आपको बता दें कि जो मध्य भारत का पठार है वह है संपूर्ण मध्य प्रदेश की केवल 10% क्षेत्र का की 10% क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी मध्य प्रदेश का 10% क्षेत्र यह मध्य भारत का पठार कवर करता है। इस मध्य भारत के क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का तात्पर्य यह है क्योंकि यह समुद्र से दूरी यहाँ पर बढ़ती जाती है। क्योंकि समुद्र से दूरी की बात करें कि यह समुद्र से बहुत अधिक दूरी है। ये एरिया है ये जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया है, ये अरब सागर के निकट है।
जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी एरिया है यह बंगाल की खाड़ी के निकट है, परंतु उत्तरी एरिया यह मध्य अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दोनों के दूर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में जो कि उत्तरी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, इसलिए यहाँ पर जलवायु महाद्वीप प्रकार की पाई जाती है। और महाद्वीप प्रकार की जलवायु का तात्पर्य है कि यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है कि ठंड में बहुत अधिक ठंड होती है, शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड होती है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी होती है और वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक नहीं होती। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश का बहुत अधिक विविधता वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा ठंडा स्थान पाया जाता है, सबसे अधिक गर्म स्थान और वर्षा सबसे कम वर्षा। चूंकि इस क्षेत्र में एक स्थान है भिंड जिले में गोहद। भिंड जिले का एक स्थान है गोहद, जो कि इसी जिले के अंतर्गत आता है। जो गोहद स्थान है, जो जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे न्यूनतम वर्षा मध्य प्रदेश में इस भिंड जिले की गोहद नामक स्थान पर होती है। और यह भिंड जिला इसी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि वर्षा की बात करें तो लगभग 60 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर के आसपास, 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास इस क्षेत्र में वर्षा होती है। इस भिंड जिले के ग्वालियर में भिंड जिले के गोहद नामक स्थान पर वर्षा होती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला है, सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। यदि हम गर्मी की बात करें तो गंज बसोदा, इस क्षेत्र में जो गंज बसोदा नामक स्थान है यह सर्वाधिक गर्म स्थान था, परंतु अभी जो हालिया आंकड़े आए हैं उसके अनुसार खजुराहो, छतरपुर जिले के अंदर जो खजुराहो स्थान है वह सबसे गर्म स्थान है। परंतु उससे पहले गंज बसोदा 1995 में जो सर्वाधिक गर्म स्थान मध्य प्रदेश का घोषित किया गया था और इसका तापमान 48 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी में सबसे अधिक ठंडा स्थान पाया जाता है, सबसे अधिक शिवपुरी में ठंड पाई जाती है। तो इस प्रकार से जलवायु की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जो मध्य भारत का पठार है उसमें कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं। नदियों की बात करते हैं। नदियों की दृष्टि से चूंकि नदियां और मिट्टी दोनों का गहरा संबंध होता है, कृषि करने के लिए नदियां की आवश्यक होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। और यह हम बता दें कि इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा यानी जल के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहती है। क्योंकि इस क्षेत्र में नदियां हैं इसलिए नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा यह जलोढ़ मृदा होती है। और नदियां कौन कौन सी, इससे पहले यदि हम कृषि को समझना चाहते हैं तो इस क्षेत्र की नदियों के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। यदि नदियों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाम गिना देते हैं कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहली नदी है वह चंबल, सबसे प्रमुख नदी, सबसे पहली नदी चंबल नदी इस क्षेत्र में प्रभावित होती है। दूसरी सिंध नदी इस क्षेत्र में प्रभावित होती है। तीसरी पार्वती नदी, चौथी कुंवारी नदी और पांचवी कूनू नदी। यह नदियां इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित होती। चंबल नदी, आइए थोड़े मानचित्र के माध्यम से चंबल नदी के प्रभाव क्षेत्र को समझ लेते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ अपना समापन करती है। तो चंबल नदी चूंकि आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इंदौर की जो महू है, इंदौर के निकट एक महू स्थान है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। जन्मस्थली वहीं पर महू थी। तो यहाँ से इंदौर की महू से जो नदी उद्गम होती है वह चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी यहाँ पर बहती हुई उज्जैन से बहती हुई मंदसौर नीमच बहती हुई यहाँ राजस्थान में प्रभावित होती हुई, राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ में प्रभावित होती हुई यहाँ पर श्योपुर जिले में
फिर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। यह चंबल नदी श्योपुर में प्रवाहित होती हुई मुरैना और भिंड में जाती जाती है। भिंड ग्वालियर का हिस्सा भी थोड़ा बहुत इसी संपर्क में आता है। तो इस प्रकार से चंबल नदी इस क्षेत्र की, इस मध्य भारत के पठार की सबसे प्रमुख नदी चंबल नदी है। अब हम चंबल नदी की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो चंबल नदी इस क्षेत्र में अपरदन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अपरदन, क्योंकि चंबल नदी इस क्षेत्र में आती है और जल और मृदा बहाकर ले आती है। परंतु जल और मृदा तो उपजाऊ होती है, परंतु अपरदन का कार्य भी इस चंबल नदी के द्वारा किया गया है। आप इस क्षेत्र में बहुत अधिक गड्ढे देख सकते हैं, क्योंकि चंबल जो स्थान है वह डाकुओं का गढ़ कहा जाता है। उस डाकुओं को निवास स्थान, जो गड्ढे पाए जाते हैं, जो खड्डे पाए जाते हैं, वह इस चंबल नदी के द्वारा ही बनाए गए हैं। और चंबल नदी इस मध्य भारत के पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद जो दूसरी नदी है वो सिंध नदी है। सिंध नदी, चूंकि सिंध नदी की उद्गम की बात करें तो एक लगभग गुना या सिगुड़ी से निकलती है और इस क्षेत्र में ग्वालियर तरफ आगे बढ़ती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। यहीं कहीं से निकलती हुई इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है। तो सिंध नदी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा तीसरी नदी पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जो जिला है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा नामक तहसील से होता है। मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा से निकलते हुए जो पार्वती नदी है वह शाजापुर की ओर बहती हुई, राजगढ़ की ओर बहती हुई गुना के आसपास इस प्रकार आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ती हुई यह भी चंबल में अपने आप को परिणत कर लेती है। तो इस प्रकार से पार्वती नदी भी इसी क्षेत्र में प्रभावित होती है। कुंवारी और पूर्ण नदियां, जो कि पूर्णतः कुंवारी और पूर्ण नदियां पूर्णतः इस मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं और पूर्ण नदी श्योपुर में आसपास बहती हुई चंबल नदी में अपना अंतर्विवाह कर देती है। तो इस प्रकार से यह नदियां इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां थी। अब हम इस क्षेत्र के क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल 10% इसी के अंतर्गत आता है। यदि इस क्षेत्र में हम वनों की बात करें तो शीशम, साल, खेर जैसे वन इस क्षेत्र में प्रमुख है। मिट्टी की तो हमने बात पहले ही कर ली कि जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। परंतु यदि उद्योगों की बात करें, इस क्षेत्र में उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर सहकारी शक्कर कारखाना है डबरा में। इस क्षेत्र में जो डबरा नामक स्थान है, डबरा में सहकारी शक्कर का कारखाना डबरा में स्थित है। डबरा, यहाँ से जो इमरती देवी जो विधानसभा क्षेत्र था वह चुनाव लड़ी थी और वहां पर हार गई थी, परंतु डबरा में शक्कर का कारखाना है जो कि डबरा में है। इसके अलावा गुना की बात करें तो गुना में भी चीनी कारखाना है। इसके अलावा शिवपुरी व बानमोर जो कि मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। तो शिवपुरी और बानमोर जिले में कत्था के कारखाने, खेर उद्योग प्रमुख है। खेर उद्योग शिवपुरी और बानमोर में खेर उद्योग प्रमुख रूप से होता है। इसके अलावा बानमोर में ही सीमेंट उद्योग भी है। ग्वालियर में कृत्रिम रेशा, चीनी, बिस्कुट इत्यादि के कारखाने भी हैं। इस प्रकार से हमने उद्योगों की चर्चा की कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ है, परंतु औद्योगिक दृष्टि से ये उतना फेमस नहीं है जितना कि राजनीतिक दृष्टि से फेमस है। राजनीतिक दृष्टि से भारत मध्य प्रदेश के इतिहास में इस क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ग्वालियर पर जो सिंधिया शासकों ने शासन किया था वह इस क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास प्रदर्शित करता है। तो इस क्षेत्र में चूंकि जो यह क्षेत्र था वह अपने राजनीति के लिए, इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब हम बात करने वाले हैं इस क्षेत्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। वह है नंबर 1 है ग्वालियर दुर्ग।
जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर दुर्ग सूरज सेन ने बनवाया था। सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। वह बहुत ही देखने 525 ईस्वी में, यह बहुत ही देखने लायक दृश्य है। इसके अलावा गुजरी महल, हाथी फोड़ दरवाजा, हाथी फोड़ द्वार, हिंडोला महल, हिडोला द्वार, मोती महल, मोती महल, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, तेली मंदिर, तेली मंदिर, तेली मंदिर, जैन मूर्तियां। इसके अलावा जो डबरा है, डबरा में एक हवाई अड्डा है, कार्गो हवाई अड्डा। तो इस प्रकार से हमने इस क्षेत्र के जो दर्शनीय स्थल है, मुख्य दर्शनीय स्थल है, उन दर्शनीय स्थलों पर चर्चा की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं, दर्शनीय स्थलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस क्षेत्र के इतिहास की ओर नजर डालने वाले हैं कि जो मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है, उसका इतिहास में क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस क्षेत्र पर गुप्त शासकों का जो लगभग 40 से, इस क्षेत्र में जो खुदाई हुई थी उसके माध्यम से गुप्त शासकों की यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो पद्मावती नामक स्थान की एक चर्चा मिलती है, जो पबाया के नाम से जाना जाता है, यह नागों की राजधानी थी। जुहा जी, जो नाग शासक थे, नाग शासकों की राजधानी पद्मावती इसी क्षेत्र में थी, पबाया थी। इसके अलावा गुप्तों की राजधानी भी इसी क्षेत्र में रही है। और जो ग्वालियर में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ग्वालियर में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से जानकारी मिली है कि यहाँ पर हूणों का शासन भी इस क्षेत्र में रहा था। हूणों के राजा एक राजा थे मेहरकुल। मेहरकुल का मेहरकुल के अभिलेख इस क्षेत्र से मिलते हैं। तो इस प्रकार से गुप्तों के पश्चात जो हूणों ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया था। परंतु जब 8वीं शताब्दी की आते आते इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन हो गया था। गुर्जर प्रतिहारों ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। परंतु गुर्जर प्रतिहारों ने कुछ समय तक शासन किया। उसके पश्चात राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों को पराजित कर दिया। और राष्ट्रकूटों ने ही यहाँ पर कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें से जो तेली मंदिर की हमने चर्चा की थी, तेली मंदिर तेली मंदिर जो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, वह द्रविड़ शैली में राष्ट्रकूटों के द्वारा इस तेली मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में इसी ग्वालियर में करवाया गया था। इस प्रकार से हम इस जो जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत के पठारी क्षेत्र के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। उस इतिहास में जो हमने चर्चा की, गुप्तों के बाद पद्मावती या पवाया जो नागों की राजधानी रही है, हूणों पर इस क्षेत्र हूणों ने इस क्षेत्र पर शासन किया है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार ने 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया, और राष्ट्रकूटों ने तो इस क्षेत्र में शासन किया। ना सिर्फ शासन किया, बल्कि बहुत अधिक काम भी किए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया इन इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें से तेली मंदिर प्रमुख है। परंतु इसके पश्चात कुछ और समय गुजरा, कुछ और ऐतिहासिक समय गुजरा, और उसके पश्चात जब 11वीं शताब्दी आई, तो 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों के स्थान पर चंदेलों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चंदेलों ने जैसे ही ग्वालियर पर शासन किया, चंदेलों ने इस क्षेत्र पर, चूंकि चंदेल प्रमुखतः ओरछा क्षेत्र पर शासन कर रही थी, ओरछा क्षेत्र पर शासन कर रही थी, परंतु इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, चंदेलों ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। क्योंकि चंदेलों ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था, इसलिए इस क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि भेज दिया था। और उन्हीं के प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ जो मंदिरों का निर्माण करवाया था, कुछ कलाकृतियों का निर्माण करवाया था। उनमें था सहस्त्रबाहु का मंदिर। सहस्त्रबाहु का मंदिर चंदेलों के द्वारा इस क्षेत्र में बनवाया गया था। इसके अलावा जो सिहोनिया में एक ककन मठ ककन मठ नामक एक मंदिर है, उसका निर्माण भी इसी चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार चंदेलों ने सहस्त्रबाहु के मंदिर का निर्माण करवाया था। सिहोनिया ककन मठ मंदिर का निर्माण इन चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। परंतु
चंदेल भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सके और उसके पश्चात 1394 ईस्वी में तोमर वंश का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तोमर वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया और यहाँ का जो तोमर वंश का प्रमुख शासक था बीर सिंह बीर सिंह तोमर। बीर सिंह तोमर ने इस क्षेत्र ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया था, ग्वालियर को जीत लिया था। तो इस प्रकार से चंदेलों से जो चंदेलों ने सत्ता स्थापित की थी, उसके पश्चात तोमर वंश का शासन इस क्षेत्र पर हो गया था। तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर मानसिंह तोमर अपनी ख्याति के लिए प्रमुख फेमस थे। उन्होंने ललित कला का विकास किया था। 1486 ईस्वी के आसपास उनका कार्यकाल रहा और परंतु 1517 ईस्वी में जो इब्राहिम इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, उसने उसने इस ग्वालियर के क्षेत्र को जीत लिया और उसके पश्चात ग्वालियर का जो साम्राज्य था वह लोदियों के हाथ में चला गया था। और लोदियों के पश्चात ही यह शासन मुगलों के उसके पश्चात मुगल आ गए थे, क्योंकि 1530 में मुगलों का आगमन 1526 में मुगलों का आगमन हो चुका था और उसके पश्चात यह क्षेत्र मुगलों के शासन काल में रहा और मुगलों ने इस क्षेत्र पर लगभग 1754 तक इस क्षेत्र पर शासन किया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत ही अधिक अच्छे तरीके से इतिहास पर चर्चा की। मध्य भारत का जो पठार है उसके इतिहास पर चर्चा की। परंतु 1754 के पश्चात अंग्रेजों ने शासन किया। परंतु जो महादजी सिंधिया ने यहाँ पर सत्ता की स्थापना की। सबसे पहले जो सिंधिया वंश की महादजी सिंधिया ने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता की स्थापना की। उसके पश्चात जो दौलत राव सिंधिया ने इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। क्योंकि इससे पहले सिंधियाओं की राजधानी उज्जैन थी और सिंधिया इस क्षेत्र में महाराष्ट्र से आए थे। महाराष्ट्र के जो बाजीराव पेशवा शासक थे, पेशवाओं ने इस क्षेत्र में सिंधियाओं को भेजा था। और सिंधिया चूंकि इससे पहले उज्जैन में शासन कर रहे थे, उज्जैन में अपनी राजधानी बनाए हुए थे, परंतु दौलत राव सिंधिया ने इस ग्वालियर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया और उसके पश्चात सिंधियाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया और आज तक इस क्षेत्र पर सिंधियाओं का दबदबा बना हुआ है। और 1956 में यह क्षेत्र भारत सरकार के कब्जे में आ गया और 1956 में यह क्षेत्र मध्य प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यानी मध्य प्रदेश जो मध्य प्रांत था, मध्य भारत का पठार है, उस क्षेत्र का मध्य प्रदेश में विलय हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत के पठार के संबंध में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के भौगोलिक वितरण के बारे में। इससे पहले हमारा मध्य प्रदेश की श्रृंखला में इससे पहले एक वीडियो आ चुका है और उसी श्रृंखला का यह मध्य प्रदेश से संबंधित दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवीजन कर दें, उसको ब्रीफ समरी के रूप में हम बता दें कि इस वीडियो से पहले उस वीडियो में हमने बताया था कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से भारत को विभिन्न भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को विभिन्न पर्वत पठार मैदान को दृष्टिकोण रखते हुए इस मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग थे। पहला भाग था मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा भाग सतपुड़ा मैकालसणी और तीसरा था पूर्वी पठार यानी बंगेलखंड। तो चूंकि जो मध्य उच्च प्रदेश था, जो पहला भाग था, उसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें मध्य भारत का क्षेत्र सम्मिलित था, जिसमें मध्य भारत का क्षेत्र सम्मिलित था, बुंदेलखंड का क्षेत्र सम्मिलित है, मालवा का क्षेत्र, रीवा पन्ना या विंध्य प्रदेश का क्षेत्र और जो 5वां क्षेत्र हमारा नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, जिसमें से हम मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इन दो मालवा का पठार और रीवा पन्ना के पठार में हमारी चर्चा इससे पहले के वाले वीडियो में हो चुकी है और अब इस वीडियो में हम बुंदेलखंड के बारे में चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड के पठार पर चर्चा रहेगी हमारी और इसके पश्चात हमारी चर्चा मध्य भारत के पठार पर रहेगी और नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र पर भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए सतपुड़ा में कलचणी के साथ पूर्वी पठार यानी बंगेलखंड पर हमारी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। यानी
इस जो बचा हुआ मध्य प्रदेश का भौगोलिक वितरण है उस पर हमारी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, चूंकि मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो है अपनी विस्तृत विरासत के लिए बहुत ही विस्तृत, बहुत ही प्रख्यात है पूरे मध्य प्रदेश में। क्योंकि बुंदेलखंड के बारे में बता दें कि बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के साथ साथ बहुत अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है। इसलिए बुंदेलखंड को एक अलग प्रदेश बनाने की मांग यहाँ के क्षेत्रीय जनता के द्वारा होती आ रही है, परंतु यह मांग अभी दबी हुई है क्योंकि बुंदेलखंड बुंदेलखंड की जो भूमि है बहुत ही पावन भूमि है। राजा छत्रसाल जैसे महाराज चंदेल वंश बुंदेलाओं ने इस भूमि पर शासन किया है। तो आइए हम बुंदेलखंड के बारे में चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड में राई जैसा लोक नृत्य पाया जाता है, राई जैसी नृत्य पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के नृत्य के रूप में सम्मिलित है। तो बुंदेलखंड भारत में मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक विरासत है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सबसे पहले हम बुंदेलखंड के बारे में बता दें कि इसकी चट्टानों की बात करें तो ग्रेनाइट यहाँ पर बुंदेलखंड में ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती है। जी हाँ, ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती है। चट्टानों की बात करें तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानें बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। क्योंकि ग्रेनाइट और नीस चट्टानें बहुत पुरानी चट्टानें हैं। सबसे पुरानी चट्टानें ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें ग्रेनाइट और नीस बुंदेलखंड में पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भौगोलिक कैलेंडर है उसमें उसमें आर्कियन क्रम है। उस भौगोलिक कैलेंडर में हो जिस प्रकार से हम महीने में गिनते हैं जनवरी फरवरी मार्च, उसी प्रकार से आर्कियन, धारबाड़, इस प्रकार की अन्य क्रम की चट्टानें भी होती हैं। उन चट्टानों में आर्कियन क्रम की चट्टानें बहुत पुरानी चट्टानें मानी जाती है जिसमें से ग्रेनाइट और नीस चट्टानें इस बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा रही है। यानी बुंदेलखंड का पठार इस ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही पावन भूमि, बहुत ही ऐतिहासिक भूमि यह बुंदेलखंड की भूमि है। इसमें यदि नदियों की बात करें, बुंदेलखंड, सबसे पहले हम मानचित्र के माध्यम से बुंदेलखंड के क्षेत्र को आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे। और बुंदेलखंड के जिलों की बात करें तो यह दतिया जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। इसके तहत कौन कौन से जिले आते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कि दतिया जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा छतरपुर जिला है, टीकमगढ़ जिला इसके तहत पूर्णतः बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो शिवपुरी का भाग हम देख सकते हैं कि बुंदेलखंड में आता है, परंतु यह पूर्ण रूप से नहीं आता है। इसकी मात्र केवल 2 तहसीलें हैं, पिछोर और करेरा। इसकी शिवपुरी की पिछोर और करेरा, शिवपुरी जिले की केवल 2 तहसीलें, पिछोर और करेरा। तो शिवपुरी जिले की केवल 2 तहसीलें, शिवपुरी जिले की पिछोर और करेरा तहसीलें इस बुंदेलखंड का हिस्सा है। इसके अलावा हम और जिलों की बात करेंगे, भिंड, जी हाँ, भिंड का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। और भिंड की बता दें कि भिंड जिला है उसकी तहसील है लाहौर तहसील बुंदेलखंड के अंतर्गत सम्मिलित होती है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्वालियर का हिस्सा भी बुंदेलखंड के अंतर्गत कवर होता है। ग्वालियर का हिस्सा, परंतु कुछ हिस्सा ही कवर होता है। उसमें से 2 प्रमुख तहसीलें हैं, डाबर और भांडेर जो क्षेत्र है वो है इसके अंतर्गत, ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड के क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की कि कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। छतरपुर जिला, टीकमगढ़, शिवपुरी की पिछोर और करेरा तहसीलें और भिंड का लाहौर तहसील। इसके अलावा जो दतिया का हिस्सा शामिल होता है और ग्वालियर में डबरा और भांडेर भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात की कि बुंदेलखंड में कौन कौन सा एरिया सम्मिलित होता है। इसके क्षेत्रफल, बुंदेलखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल
23,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह बुंदेलखंड फैला हुआ है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 7.70% भाग सम्मिलित होता है। यहाँ पर अगर तापमान की बात कर लें तो तापमान बहुत अधिक तापमान पाया जाता है, क्योंकि जो ग्रेट नाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं, इस कारण तापमान में बहुत अधिकता पाई जाती है। और ठंड सामान्यतः ठंड तापमान उच्च तापमान होता है और ठंड सामान्य ठंड यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से जो महाद्वीप प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हम इतिहास की बात करें, क्योंकि बुंदेलखंड का इतिहास की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गुर्जर गोंडों ने शासन किया। गोंडों के पश्चात यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया। और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन कर लेने के पश्चात यहाँ पर चंदेलों का शासन विद्यमान हुआ। इससे पहले हमने दो क्षेत्रों को चर्चा की थी। दो क्षेत्र हमने इससे पहले जो विंध्य प्रदेश है उस पर चर्चा कर चुके थे, क्योंकि यह बताया था कि चंदेलों ने यहाँ पर भी शासन किया और इससे लगता हुआ यह हिस्सा भी है, यह हिस्सा बुंदेलखंड का लगा हुआ हिस्सा भी है। इसलिए चंदेलों ने इस संपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया। चंदेलों ने इस पर संपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया, तो इसका इतिहास भी लगभग रीवा पन्ना के पठार की तरह मिलता जुलता ही है। और चंदेलों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। चंदेलों के इतिहास की बात करें, यह बहुत महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है कि यहाँ पर चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ के किलों का निर्माण करवाया। कालिंजर और अजयगढ़ के किलों का निर्माण उन चंदेलों ने पन्ना में यहाँ पर निर्माण करवाया था। कालिंजर का किला बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शेर शाह सूरी की मृत्यु इस कालिंजर के किले के पर चढ़ाई के दौरान हुई थी। और इसके अलावा कालिंजर का किला बहुत ही भारत के मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत अविजयी किला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसको जीतने के लिए बहुत से शासकों ने प्रयास किया, परंतु इसको जीत पाना बहुत ही दुष्कर कार्य था, क्योंकि यह इस पद्धति से बनाया गया था, इस तरीके से बनाया गया था कि इसको जीत पाना बहुत ही कठिन कार्य था। तो इसका निर्माण भी चंदेलों ने करवाया था। कालिंजर के किले का निर्माण और अजयगढ़ के किले के निर्माण, जो कि पन्ना जिले में है, वह चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा जो खजुराहो है, खजुराहो का निर्माण खजुराहो व महोबा की रानी दुर्गावती के लिए फेमस है। तो इस महोबा महोबा और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चंदेलों ने उस समय को भी देखा था। चंदेलों ने उस समय के शासन को देखा था जब महमूद गजनबी ने भी इसी समय लगभग 10वीं ईस्वी के आसपास, 9वीं ईस्वी के आसपास भारत पर जिस समय मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, उसी 10वीं नहीं 11वीं ईस्वी के आसपास जब महमूद गजनबी ने उसके पश्चात महमूद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, तो यह महमूद गजनबी का आक्रमण चंदेलों के समय पर हुआ था। इसने सामना किया था, क्योंकि पृथ्वी उसी के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने इस महमूद गजनबी के आक्रमण को झेला था, परंतु पृथ्वीराज चौहानों ने इस जो चंदेल वंश पर हरा दिया था। चंदेल वंश के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने चौहान वंश स्थापित हुआ था। चौहान और पृथ्वीराज चौहान ने इस बुंदेलखंड के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। चंदेल के पश्चात चौहानों का शासन इस पर हुआ, यानी बुंदेलाओं के शासन में चंदेलों के पश्चात इस क्षेत्र पर बुंदेलाओं का आगमन हुआ। बुंदेलाओं ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया और महाराजा छत्रसाल जैसे महाराजा इस क्षेत्र पर अपने शासन के इसी क्षेत्र के अंतर्गत किया। इसके अलावा बात करें हम कि 1531 जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, 1531 का वर्ष है। उस समय राजा रुद्र प्रताप सिंह, चूंकि यह राजा रुद्र प्रताप सिंह थे, यह बुंदेला शासक थे। इन बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा की स्थापना 1531 में ओरछा की स्थापना की थी और टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जब छत्रसाल, चूंकि महाराजा छत्रसाल का इतिहास इसी से
संबंध 236 की बात कर लें तो छत्रसाल ने अपने साम्राज्य का लगभग 1/3 भाग पेशवाओं को दे दिया था। तो पेशवाओं को महाराजा छत्रसाल ने अपने साम्राज्य का 1/3 भाग दे दिया था। पेशवा बाजीराव को पेशवा बाजीराव पेशवा बाजीराव को महाराजा छत्रसाल ने अपने साम्राज्य का 1/3 भाग दे दिया था। और यदि बात करें कि जो इसके और कि जो पेशवा बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव जो कि स्वयं इस क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना एक अपने एक व्यक्ति की नियुक्ति इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए करती थी। और उस उस जिस व्यक्ति की के द्वारा नियुक्ति की गई थी, उसी की आगे वंशज के रूप में गंगाधर राव हुए थे। गंगाधर राव जो कि इसी वंश रानी गंगाधर राव हुए थे, और उन्हीं गंगाधर राव की पत्नी ही रानी लक्ष्मीबाई थी। उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसका इतिहास, क्योंकि अब हम इसके इतिहास को थोड़ा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि मध्य प्रदेश की जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उस पर सबसे पहले गोंडों ने शासन किया। उसके पश्चात गुर्जर प्रतिहार ने इस क्षेत्र पर शासन किया। उसके पश्चात चंदेलों ने इस क्षेत्र पर शासन किया, और चंदेलों ने, हमने जैसे बताया, कालिंजर का किला निर्माण करवाया, अजयगढ़ पन्ना में स्थापित करवाया। इसके अलावा खजुराहो, महोबा महोबा खजुराहो में बहुत से निर्माण कार्य चंदेलों ने करवाए। और चंदेलों ने ही महमूद महमूद गजनबी का आक्रमण महमूद गजनबी के आक्रमण झेला। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया। और उसके पश्चात ही बुंदेला राजाओं ने इस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। और 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा की स्थापना की। और टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और इसके पश्चात जो छत्रसाल थे, वह चूंकि छत्रसाल बुंदीला राजा छत्रसाल थे, तो इन्होंने पेशवा बाजीराव को अपना साम्राज्य 1/3 साम्राज्य सौंप दिया था। परंतु चूंकि पेशवा महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे, इसलिए इस क्षेत्र पर अपने शासन करने के लिए स्वयं नहीं आ सकते थे, परंतु उन्होंने एक विश्वासपात्र व्यक्ति की नियुक्ति कर दी थी इस क्षेत्र में। और उन्हीं व्यक्ति के एक सूबेदार की नियुक्ति इस क्षेत्र में पेशवा बाजीराव ने इस क्षेत्र में एक सूबेदार की नियुक्ति कर दी थी, इस सूबेदार के पश्चात ही यहाँ पर गंगाधर राव, उन्हीं की संततियों में गंगाधर राव थे। यानी सूबेदारों में से एक ही गंगाधर राव थे, जिनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई थी। इसके पश्चात इस क्षेत्र पर शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी को नरवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजा नल और दमयंती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। नल और दमयंती की कहानी प्रसिद्ध होने के कारण इसको शिवपुरी को नल और दमयंती की कहानी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। 1172 मीटर। इस क्षेत्र में जो सिद्ध बाबा की चोटी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई है। यदि हम इस क्षेत्र में दर्शनीय स्थलों की बात करें, जो दर्शनीय स्थल थे, उन दर्शनीय स्थलों में दर्शनीय स्थलों की बात करें तो हवा महल, जौहर कुंड, खूनी दरवाजा, नौखंडा महल,
इसके अलावा खजुराहो की मंदिर, खजुराहो में चूंकि जैन, वैष्णव और शैव तीनों धर्मों के मंदिर का निर्माण खजुराहो में करवाया गया था। इसके अलावा चंदेरी का किला, जो कि अशोकनगर के अंतर्गत आता है, अशोकनगर जिले में है। इसी बुंदेलखंड के शासकों ने निर्माण करवाया था। धन्यवाद।